नाजरीन आदाब, उर्दू टॉक में आपका इस्तकबाल है। आज मैं जिस शख्सियत के साथ हाजिर हुई हूँ, आप एक टैब प्रोडक्शन कंपनी में डायरेक्टर थे। आपने उर्दू तलफ़ुज़ पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, जो कि हम फेसबुक पर और जगह जगह हम देखते रहते हैं। आपने अजहर बख्श अजहर साहब नागपुर से। अजहर साहब, उर्दू टॉक में आपका इस्तकबाल है। बहुत शुक्रिया नवाज़, सभी को आदाब। बहुत शुक्रिया। आदाब। अजहर साहब, सबसे पहले हमारा एक सवाल जो अक्सर हुआ करता है कि आपकी जो तालीम, आपका बचपन, आपकी शुरुआत की ज़िंदगी से लेकर आपकी अदबी ज़िंदगी के तक के सफ़र के बारे में आप हमारे नाजरीन को, उर्दू टॉक के नाजरीन को बताइए। तालीम तो मेरी साइंस ग्रेजुएशन, बीएससी, एलएलबी किया मैंने, फिर बहुत से डिप्लोमास किए। जी। लेकिन शुरुआत ऐसी हुई कि मैं जब 70-71 में कॉलेज में था, जी। तो साइंस का मतलब बीएससी फाइनल का स्टूडेंट था उस वक्त। जी। और जो कॉलेज का एनुअल फंक्शन हुआ, उसमें जो सोशल गैदरिंग में कंपटीशन हुआ करते थे, उन कंपटीशन में हम लोगों ने शिरकत की। तो मेरे को इंडिविजुअल बहुत से अवार्ड उसमें मिले। जी। एक उसमें मुझे अवार्ड मिला बेस्ट पोएट ऑफ द ईयर। ठीक तो है। मैं खैर ड्रामे वगैरह तो करता था, बेस्ट ड्रामा डायरेक्टर का अवार्ड मिला, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, लेकिन बेस्ट पोएट ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला। जी। मैंने उसमें शिरकत की थी। तो उसके बाद मेरे को ये लगा कि यार मैं तो अच्छा शायर भी हूँ। तो फिर मैंने बाकायदा शायरी के ऊपर ध्यान दिया। और जी। बैतूल में हमारे एक उस्ताद थे, एक अलीम शौक साहब। तो वहाँ हम लोग बैठा करते थे, वहीं हमारी तालीम हुई। और वहीं पर मरहूम शैल चतुर्वेदी आते थे, जो हिंदी के ठीक है। हास्य के बड़े कवि थे। जी। जी। वो हम लोग बैठ के तीनों लोग जी। मशवरे करते थे। और इस तरह से वो चला। फिर हमने मशायरे करना शुरू किए। मैंने एक ठीक है। बज़्म बनाई, अंजुमन अंजुमन पासबान अदब। तो मैं अच्छा। उसका सदर था, आज भी सदर हूँ। तो बहुत अच्छा। मशायरे कराए बैतूल में। बैतूल में था उस वक्त मैं, आबाई जी। वतन। जी। अभी तो मैं नागपुर में हूँ। तो काफी मशायरे कराए, हिंदुस्तान के सभी बड़े शोरा इकराम को वहाँ मदऊ किया, शायरात को किया। और ये सिलसिला चलता रहा। फिर अंजुमन पासबान अदब, हिंदी साहित्य समिति थी, उसमें बहुत से लोग थे हमारे। हम असर लोगों में वहाँ बैतूल में उस वक्त हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे। अब तो इंतकाल फरमा गए, नईम कौसर साहब, समी एजाज साहब थे, और खलील बुरहानपुरी साहब थे। तो हम लोग सभी नौजवान शायर थे उस वक्त। और हिंदी के जो कवि थे बैतूल में, वो बहुत यानी बड़े बड़े शोरा हिंदी के वहाँ थे, हिंदी जी। साहित्य के। लेकिन वो बड़े अदब से हम लोगों को वहाँ बुलाते थे, और वो कहते थे कि अजहर का जो कहते क्या बोलते हैं, अधिकार जो है वो दोनों भाषाओं पर है, उर्दू पर भी है और हिंदी पर भी है। तो इस तरह से वो चला। फिर हमने बीच में मैंने कुछ अफसाने लिखे, जो उस वक्त की जो बड़ी मैगजीन थी उर्दू की, 20वीं सदी है, शमा है, बानो है, ये इन तमाम में वो पब्लिश हुए, उनकी इशाअत हुई, शाये हुए। तंज़ो जी। मिज़ाह के कुछ आर्टिकल लिखे तो शगुफा में भी आए। तो ये इस तरह का चलता रहा। फिर बाद में 1988 में मेरा एक मजमुआ आया तोहफा नाम से। तो तोहफा गज़लों की किताब थी मेरी, काफ़ी मकबूल हुई। बाद में तो फिर किताबों का सिलसिला चलता रहा, अल्लाह के आपने फज़ल एक करम अरसे से। तक आपने एक अरसे तक सरकारी खिदमत अंजाम दी। उसके बाद फिर आपका रुझान इधर अदब की तरफ हो गया। तो आप नहीं, इन दोनों मैं तो अदब के तरफ, तो मैं अदब का ही था मैं आदमी। जी। और मेरा सरकारी मुलाजिमत में जो मुंतखब किया गया, जी। वो इसी बेस पर किया गया कि मैं बड़ा अदीब था। उन्नीस सौ अच्छा, अच्छा। अट्ठा हाँ 1988 में मैं गया सर्विस में। जी। तो उस वक्त क्या था कि ये जो नेहरू युवा केंद्र संगठन है, जी। जी। जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आता है। उस वक्त राजीव गांधी ने ये इसका मतलब बना तो ये इंदिरा गांधी के वक्त था,
जी। लेकिन उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में 90 जिलों में नेहरू युवा केंद्र थे और राजीव गांधी ने ये वादा किया था कि इसको हम बढ़ाएंगे। जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने इसका एक्सटेंशन किया पूरे हिंदुस्तान में। ठीक है। और उस वक्त ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। जी। तो उनका ये था राजीव गांधी का। और हमारे असलम शेर खान जो थे उसके वाइस चेयरमैन बनाए गए। तो असलम शेर खान का ये था, वो तो खिलाड़ी थे सियासत में, तो वो राजीव गांधी जी की वजह से चले गए थे। और बैतूल से हम लोग बैतूल भी थे, और बैतूल के ही वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। अच्छा। तो असलम शेर खान का ये मिशन था, राजीव गांधी भी इनको डायरेक्शन दे रहे थे कि हमको देश का बेस्ट टैलेंटेड यूथ चाहिए, जो बहुत जो टैलेंटेड लड़के हैं हर फील्ड के, वो हमें चाहिए। तो जैसे शायरी के फील्ड में या अदब के फील्ड में मैं था, और कुछ हमारे साथी थे बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, उनको लाया गया। और हर फील्ड के उसमें लोग आए, स्पोर्ट्स के लोग आए, अदब के लोग आए, और बड़े राइटर आए, इस तरह के। तो उस यानी मैं अदब के सिलसिले से, अदब के तसलसल या तो फैल से मुझे नेहरू केंद्र में बुलाया गया नौकरी मुलाजमत में। क्या बात है। हाँ, ऐसा है वो। तो मैं जो भी है वो अदब की वजह से गया। फिर नेहरू केंद्र में भी वो क्या था असल में कि वो उसमें नेहरू केंद्र का काम ये था कि यूथ को सब तरह का कल्चर उनमें पैदा करना, अदब का, तहजीब का, साहित्य का, और खेल का, कल्चरल प्रोग्राम्स का। ये इस तरह का प्रोग्राम हम लोग करते थे। और यूथ में लीडरशिप की ट्रेनिंग देते थे कि उनके अंदर भावना पैदा हो। और गांव-गांव में यूथ क्लब्स बनाए जाते थे। तो इस तरह से वो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आज भी है, और आज भी वो प्रोग्राम चल रहा है। उसमें यूथ्स, काफी टैलेंटेड यूथ्स भी है। तो इस तरह से वो उस वक्त अर्जुन सिंह जी उसमें मिनिस्टर रहे, फिर ऐसे मिनिस्टर बदलते रहे। तो ये सर्विस का सिलसिला भी चलता था। सर्विस की रहते रहते मुझे एक मौका और मिला कि जब 2007 में पूरे मुल्क में 1857 की 150 साल पूरे हो गए थे, उसका वो एक सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है। अच्छा। तो उसमें ये हुआ कि पूरे हिंदुस्तान से 30,000 नौजवान मेरठ में आए, और मेरठ में से उनकी यात्रा निकलनी थी दिल्ली तक पैदल। तो हमारे जो मिनिस्टर थे उस वक्त अय्यर साहब थे नेहरू केंद्र के, जी। और यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो उन्होंने हम लोगों को बुलाया, तमाम ऑफिसर्स को, और कहा कि यार देखो, ये लड़के 30,000 आ रहे हैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान भर से, लेकिन इनको ये इनको पता है क्या कि 1857 की जंग क्या थी? तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा लिटरेचर तैयार करो कि इनको पता चले। तो वो जिम्मेदारी मुझे दी गई। अच्छा। और फिर मैंने एक किताब लिखा, 1857 की गौरव गाथाएं। क्या बात है। ये देखिए ये किताब। बहुत खूब, बहुत खूब। तो मोहतरमा, इस किताब की 2-3 खासियत है। एक तो यह है कि जो तारीख की या हिस्ट्री की जो बड़ी मोटी मोटी किताबें हैं, उनका जीस्ट एक बिल्कुल उनको निचोड़ के इस किताब में रखा गया। और इसको करीब, इसका कितने, देखिए कुल ये 58 पेज की किताब, 58 पेजेस ओनली। लेकिन इसमें इतना ज्ञान है, इतना नॉलेज है कि इसको पढ़ने के बाद लड़के, उस जमाने में क्विज भी हो रहे थे 2007 में, पूरा माहौल वही था 1857 का। इसका नाम भी मैंने वही दिया, 1857 की गौरव गाथाएं, पहली जंग आजादी। तो इसको पढ़ के जो लड़के क्विज में जाते थे वो यानी 90, 99, 98, 100 नंबर तक लाते थे। इसकी वजह ये थी, ये बहुत छोटी किताब, कम वक्त में पढ़ लेते थे,
और इसमें गायब की तरह इतना हो गई है ज्यादा, आपकी। हाँ इतना ज्यादा मवाद है इसमें जी कि बच्चे उसको जल्दी कर। तो ये किताब भी मैं सोच रहा हूँ इसको फिर से रिपब्लिश करूं। इसकी 3000 कापियां उस वक्त मतलब सेल जगह हो गई जगह थी। भेजी गई, और 3000 कापियां हम लोगों ने इसकी पब्लिश की। तो ये, तो इसका बड़ा एजाज मेरे को हासिल हुआ। भाई फिर सरकारी खिदमत और अदबी खिदमत में बहुत फर्क होता है। हाँ हाँ, वो तो आप देखिए इन दोनों में किससे ज्यादा मुतमईन है, या आपने इनमें दोनों में तवाजुन कैसे कायम किया? हमारा तो काम ऐसा था कि दोनों एक ही था। हमने सर्विस को अदब से कभी अलग नहीं किया, और जी, अदब को सर्विस से अलग नहीं किया। क्या था कि जो मेरा दोनों को मेरा साथ लेकर चले। हाँ, 2000 1988 जी 88 में मेरी पोस्टिंग हुई थी मंडला जिले में। आदिवासी जिला है, ट्राइबल, और उसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है, मैं कभी बताऊंगा मौका आया तो, कि मैं मंडला जिला क्यों गया। तो जब हमारा तकर्रुर हुआ, अपॉइंटमेंट हुआ, तो कहा कहाँ जाओगे, तो मैंने कहा कहाँ जाएंगे, भेज दीजिए कहीं भी, हिंदुस्तान में कहीं भी भेज दीजिए। तो अच्छा। हमने कहा मध्य प्रदेश में बताइए, तो वो ऐसा उन्होंने उस वक्त जो जिले खाली थे लिस्ट में, तो मेरा एक बचपन का दोस्त था गोविंद, मेरा पड़ोसी था और मेरा क्लास फेलो था, वो फिर मंडला चला गया था। तो मैंने जब लिस्ट देखा तो मंडला पे नजर गई, तो कहा, यार मंडला में तो गोविंद है, चलो मंडला चल। तो उसकी वजह से मैं मंडला चला गया। मंडला खैर, पहुंच गए। हाँ, मैं मंडला पहुंच। अब मंडला में अल्लाह के फजल करम से ये था कि जी वहां पर 26 जनवरी, 15 अगस्त, जितने फंक्शन होते थे उसमें कमेंट्री मैं करता था। और हर कलेक्टर, कोई भी कलेक्टर आए, उसकी गुड बुक में मैं रहता था। तो उसकी वजह ये थी कि एक तो अल्लाह के फजल करम से मुझे निजामत का, इसका उसका तजुर्बा था। ये तजुर्बे की वजह से मुझे वहां पे बुलाया जाता था, और किसी भी डिपार्टमेंट का प्रोग्राम हो तो उसका जो भी फंक्शन होता था, तो कलेक्टर ये कहते हैं अजहर साहब को बुलाओ, वो कंडक्ट करेंगे, तुम लोग नहीं कर सकते। तो वो करते थे। ये जो माशाल्लाह। मेरे अंदर अदबी सलाहियत थी, उसकी वजह से मुझे सर्विस में भी बहुत नवाजा गया, और सर्विस में मुझे बहुत अवार्ड मिले। यानी मंडला जिले में तो ये आलम था कि हर साल बेस्ट ऑफिसर ऑफ द ईयर, बेस्ट ऑफिसर ऑफ द ईयर का अवार्ड वहां ईयर पे का दिया अवार्ड जाता मिला। था। ये चलता। फिर वहीं के लोगों ने मेरी गजली किताब निकाली 1988 में। आ, ये तोहफा तोहफा पहली किताब मेरी, वहीं के लोगों ने इसको पब्लिश किया। और ये किताब भी करीब इसकी 1000 कापियां बनी थी, वो सब जब हाथों ये हाथ किताब लोगों ने आपके खरीद। हाथ में आई, जब ये किताब आपके हाथ में आई तो आपको कैसा महसूस हुआ? कौन सी किताब? पहली किताब हुई ना ये आपकी शायरी की। महसूस तो भाई जो खुशी जो तो होती है, सर किताब। जो अवाम ने आपको गिफ्ट की, मतलब तोहफतन तैयार करा दी, तो हाँ तब आपको हाँ, कैसा नहीं, बहुत महसूस? बहुत बहुत खुशी हुई। और ये लगा कि चलिए, एक ये हम शुरुआत थी साहिब आपकी। साहिब किताब भी हो गए। साहिब किताब हो गए। एक तो पहली किताब ही हो गई थी, जी और जी फिर ये हो गए, नहीं पहली ये थी, और इसके बाद फिर ये 2007 में ये आई। और जी। फिर रिटायरमेंट के बाद तो मेरी काफी किताबें काफी किताबें आई आई हैं। थी, इनके बारे में हम हाँ, बाद में बात करेंगे। जी। हाँ, लेकिन ये आपके चाहने वालों की तरफ से आपके लिए एक तोहफा था, समझ लीजिए। जी जी, बेशक बेशक, कोई शक, कोई। आप उर्दू और हिंदी दोनों जबानों में तहरीर फरमाते हैं, तो आप किससे ज्यादा मुतमईन हैं? जी आप हिंदी और उर्दू दोनों जबानों में तहरीर करते हैं, आप हाँ किससे हाँ, ज्यादा बिल्कुल। मुतमईन हैं? आपकी तस्कीन का जरिया कौन सी जबान ज्यादा है? अब तस्कीन का जरिया तो उर्दू ही है, जी लेकिन क्या क्या है कि उर्दू के चाहने वाले इतने हैं, उर्दू से मोहब्बत करने वाले जी। हिंदी के लोग जबरदस्त है इस वक्त। अच्छा और अच्छा। आप फेसबुक पर देखिए, जो जी व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं, जी उनमें अच्छी गजलें कह रहे हैं लोग, शायर, कवि, कवित्रियां, जी। उर्दू का तरफ उनका रुझान जबरदस्त आया। तो मेरा ये फर्ज बना कि मैं एक ऐसी किताब लिखूं कि इनकी पढ़ाई उर्दू मीडियम से तो हुई नहीं, है जी ना, जी बिल्कुल। जी लेकिन जी उर्दू बोल रहे हैं। बोलचाल में हम लोग आज जितने भी लोग हैं, यानी हिंदी के कवि, कवित्रियां जी या जी लेखक,
तो वो लिखते भी हैं और बोलते हैं, तो उसमें बीच बीच में उर्दू अल्फाज आते हैं, उर्दू जबान का इस्तेमाल ज्यादा है, सही कह रहे हैं आप। उर्दू जबान का इस्तेमाल होता है। तो बेशक। उसका वो तलफ़ुज़ सही करें, अगर गलत तलफ़ुज़ वो कर देते हैं तो उनकी शख्सियत में गिरावट आ जाती। तब जी। मैंने 2016 में निखार लिखा था। निखार जो यार ये किताब निखार लाना उधर से, तो निखार लिखा था, और निखार में उर्दू तलफ़ वो किताब को बहुत मकबूलियत मिली। अभी उसके 4-5 एडिशन निकल गए हैं, और अमेरिका की 10 यूनिवर्सिटीज़ ने उस किताब को अपने यहाँ रखा है, निखार को। यानी कि ये कह सकते हैं कि उर्दू अदब की आप एक तरह से खिदमत कर रहे हैं कि जो ज़बानें हिंदी में लिखते हैं या उनका तलफ़ुज़ साफ नहीं है, तो आप हाँ, उनका तलफ़ुज़ दुरुस्त करते हैं ताकि उनके प्रोग्राम में उनका जो अदबी वो मसवदा हाँ, दिखाया मतलब आपके सामने। इसमें क्या है, एक एक नेक ख़्वाहिश ये है, नेक ख़्वाहिशात उसमें जुड़ी हुई ये है, जी। क्योंकि जो हिंदी के एक बहुत बड़े राइटर हैं, सोम ठाकुर। सोम ठाकुर ने अपनी एक किताब में लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति का जी। उच्चारण सही नहीं है, यानी तलफ़ुज़ सही नहीं है, तलफ़ुज़ सही तो नहीं है। कितना भी पढ़ा लिखा हो, वो अनपढ़ कहलाएगा। क्या बात है! हिंदी के कई वाक़ई। पीएचडी हैं, कई एमए हैं, और हिंदी के बड़े-बड़े स्कॉलर हैं। लेकिन जी, अगर जी, वो ज़िंदगी को ज़िंदगी बोल देते हैं, या जी। ग़ज़ल को गज़ल बोल देते हैं, तो उनकी बिल्कुल, बिल्कुल। पर्सनैलिटी में गिरावट है। सही तो फरमाया, बिल्कुल। इस तरह से फिर मैंने ये कहा कि नहीं, इनकी तो कोई गलती नहीं है, इनको माहौल नहीं मिला, ये एमए हो गए हिंदी से, लेकिन उर्दू का माहौल नहीं मिला, उर्दू में पढ़े जी। नहीं। लेकिन आज उनकी उर्दू से जो मोहब्बत है, वो बेइंतहा, तो इनकी मदद करनी बेशक। चाहिए। तो ये किताब लिखी गई, निखार। फिर उसके बाद मैंने अभी इस्लाह गज़ल वगैरह भी लिखा हूँ, जो कि ए, आपने अपनी और अगर आपने अपनी इतनी किताबें छपवाई हैं, तो मैं आपसे एक सवाल ये जानना चाहूँगी कि इशाअती सनत में जो हम अपनी किताब प्रिंट करवाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा गैर अखलाकी अमल जो होगा किसी का भी क्या होता है? गैर अखलाकी अमल मतलब कैसा? मतलब जैसे आपने अपनी कोई किताब प्रिंट कराई है, तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह मामला क्या महसूस हुआ कि यहाँ मुझे बड़ी परेशानी हुई? मेरे को तो कहीं परेशानी नहीं गई। क्या जी। हुआ कि जब मैं ये जो तोहफ़ा थी, है ना? अभी जी, जी। तोहफ़े के बारे में बताया, ये मंडला के लोगों ने उसको पब्लिश छपवा किया, के दे दी, ठीक है। और जो ये 1857 की गौरव गाथा है, ये ये भी मतलब ये गवर्नमेंट के हिसाब से छप गई, है ना? ठीक है, ठीक फिर है। ये जब निखार आई, निखार, अरे यार एक निखार तो लाके आओ। तो निखार देखी है ना आपने? नहीं देखी? जी, देखती हूँ, अभी देखती हूँ। हाँ, वो कोई अदर इधर घर में है नहीं, मेरे सब छोड़ के कहाँ चले गए पता नहीं। तो चलिए, जब तक जो किताब आपके सामने आती है, आप मेरे एक सवाल का और जवाब दीजिए, जो आप तहरीर एक मिनट, फरमाते ये हैं। बात पूरी कर दूं मैं, जी, तो ये तसलसल में टूट जाएगा कि ठीक जो है। निखार है, जब ये मैंने लिखा, तो एक दत्त पब्लिकेशन करके है, अच्छा, दत्त सन्स पब्लिकेशन, उन्होंने उस किताब को पब्लिश किया, और वो पूरा खर्चा उन्होंने लगाया, पब्लिसिटी वही करते हैं, अमेज़न पे उन्होंने डाला और सब जगह। तो वो क्या बात है! बेचारे वो सब करते हैं, और उसकी जो भी आमदनी होती है वो भी उन्हीं को मिलती है हालाँकि। ज़ाहिर-सी लेकिन बात है। अपना एक वज़न कम हो जाता है ना, कि इसको स्टोर करो, किताबों को रखो सँभाल के घर में, फिर जी, जी। सेल करो, ये सब मुश्किलात। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने इस्लाह गज़ल भी उन्होंने ही पब्लिश करवाई। तो वो ठीक है। सब वही करते हैं कारोबार उसका। हमको कोई दिक्कत नहीं गई। सिर्फ़ ये है कि जो हमने ये अपनी किताब खुद आपसे छपवाई थी। आपसे जो ताल्लुक हुआ मतलब अखलाकमंद लोगों का हुआ। हाँ, अल्लाह करे। तो अल्लाह ये करे। इसमें थोड़ी दिक्कत गई। ये जी, महबूब ख़याली है, ये मेरा ग़ज़लों का मजमूआ है, जी। और ये धड़कनों के सबक है, ये भी ग़ज़लों का है। ये 2 किताबें मैंने अपने खर्च से छपवाई थी। अच्छा, इसमें बहुत दिक्कत गई। ये ये किताबें ज़्यादातर इसमें ये हुआ कि जो ये थी महबूब ख़याली, इसको ठीक है। तो फ़रोग़-ए-उर्दू वालों ने, दिल्ली वालों ने खरीद लिया था, करीब 50 एक कॉपी इसकी, अच्छा, तो मदद हो गई थी। और बाकी ये हिंदी वाली जो पढ़ी है किताबें पढ़ी है, ये बिकती नहीं। जो मजमूआ ज़ाहिर है, हाँ, वो कोई खरीदता नहीं।
गजलों के मशहूर, तो जबरदस्ती देना पड़ता है लोगों को जी तोहफतन। जी। जी। लेकिन अल्लाह के जैसे फजल करम से जो मेरी बाकी किताबें हैं वो अमेज़न पर भी हैं, वो दत्सन्स वगैरह वो लोग बेचते रहते हैं, तो उनका तो आप ये बताइए कि जब आप इतनी किताबें अपनी छपवा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप तहरीर भी करते हैं, लिखते भी हैं उसको, तो आपकी तहरीर आपको थका देती है या और ज़्यादा आपको आपको इनकरेज करती है आपको, तवानाई नहीं, बख्शती है नहीं मतलब? थकान नहीं होती। क्या है कि अगर मकसद अच्छा हो और कामयाबी मिले, तो थकान होती नहीं। ना राहें सख्त होती हैं, ना मंजिल दूर होती है, फ़क़्त एहसास नाकामी थका देता है राही को। अगर अच्छा, हमें एहसास हो जाए कि हम नाकाम हो रहे हैं, जी, तो फिर हम हार जाते हैं, थका महसूस करते हैं। लेकिन अगर आपको कामयाबी मिलती रहे, तो फिर आपको थकान नहीं होती। दूसरी बात ये है कि मैं कभी मायूस नहीं होता अल्लाह की ज़ात से। अल्लाह का शुक्र है, सबसे अच्छी जो बात कुछ यही मुझे है। मिल गया बहुत है। हालाँकि मैं जितनी किताबें मेरी हैं या जितनी गज़लें मैंने लिखी हैं या नस्र जी, लिखी है, तो जो मकाम मुझे मिला, जैसे ख़ास तौर से मशायरों की दुनिया है, ये दुनिया अलग है, तो इसमें बेशक, ग्रुप बंदी है, तो वहाँ मेरा दखल नहीं है, वहाँ मुझे नहीं बुलाया जाता। कुछ मुशायरे मैंने पढ़े जब मैं अपने ज़माने में कराता था, लेकिन लेकिन उससे मैं मायूस नहीं होता, क्योंकि मैं जी, एक जी, दूसरे ढंग से अदबी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, जो बड़ी खिदमत है, जो आगे चल के बेशक, लोग याद रखेंगे रहती दुनिया में। तो इंशाअल्लाह। उसमें कोई कोई मायूसी नहीं होती मुझे। अल्लाह तो के फजल अभी करम से पेंशन मिल ही रही है गवर्नमेंट की, कोई ऐसी दिक्कत है ही नहीं, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह पेंशन वगैरह इस मिलती है वक़्त सब। इस वक़्त जो ख्वाहिशमंद मुसन्निफ़ीन हैं, शुअरा हैं, तो उनके लिए आपका क्या आम ख़्याल है कि उनको किस तरह से एनकरेज करना चाहिए? शोरा को मुसन्निफ़ीन को भी, अदीबों को भी? अब इनकरेज क्या है, अब अपने अपने देखिए ऐसा है कि लिखते रहें। जी, और पहली बात तो यह है कि जो लिखें आप, अगर कोई चीज ऐसी है, जैसे कि लिखने वालों को मैं एक आइडिया देना चाहता हूँ। जी, जैसे बिल्कुल। दो किस्म की किताबें आपको मैंने बताई। एक किताब मेरी यह है कि निखार, जो उर्दू तलफ़ुज़ पर है, दूसरी है इस्लाह गज़ल। ये जी, दोनों किताबें ऐसी हैं कि खूब बिक रही हैं, हाथों हाथ लोग खरीद रहे हैं। और ये किताबें चूंकि देवनागरी लिपि में हैं, जी, इसलिए इनको हिंदी वाले ज्यादा खरीद रहे हैं, उर्दू वाले किताबें कम खरीदते हैं, ये साफ बात। दूसरी बात मैं बिल्कुल। बताऊं कि इसके तरफ दूसरा पहलू मैंने ये लिख रखा कि अपनी किताबें हैं जो मतलब गजलों की है या अशार की। जी, दूसरा पहलू ये है, लेकिन इन दोनों में फर्क ये है कि यहाँ मैं ये बात कहना चाहता हूँ अदीब उदबा से या जो राइटर्स है, कि आज के जमाने में आइडिया बिकता है। बात पकड़िया, जी, जी, आइडिया बिल्कुल। बिकता है और किताबें नहीं बिकती। किताब में जो आइडिया है वो बिकता है। फिर वो आइडिया आपको शोहरत दिलाता है, फिर उससे आपका नाम होता है। जब आपका नाम हो जाएगा, तो फिर आप अपने आप फिर आपके नाम से किताबें बिकेंगी। और लेकिन आइडिया, जैसे अब निखार और ये ऐसा ये आइडिया पर डिपेंड किताबें हैं, अच्छा, अच्छा। क्योंकि हाँ, उर्दू तलफ़ुज़ लोगों की ज़रूरत है और लोग तलाश कर करके, यानी ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ देवनागरी लिपि या हिंदी लिपि वाले खरीद रहे हैं, जी, उसको जी। उर्दू वाले भी खरीद रहे हैं, क्योंकि उसमें एक लुगत है। मैंने लुगत भी दिया हूँ, लुगत दिल नशी, इसमें अच्छा। उर्दू अल्फाज उर्दू की शक्ल में है और हिंदी में तो लिखा ही जाता है, हिंदी में है, देवनागरी में भी है और उर्दू में भी। अच्छा, एक बात आपको बताऊं कि ये किताब मेरी इस दावे के साथ पेश की गई कि हम उर्दू का सही तलफ़ुज़ पेश कर रहे हैं। ये एक दावा है उसमें। दावा ऐसा है कि मैं नाज़रीन को बताऊं कि 1944 में जब हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, तब नागपुर में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। हुआ था, हुई थी। और
इस्लाह रस्मुल खत कमेटी की। उस वक्त उसका मकसद ये था कॉन्फ्रेंस का कि जी उर्दू के का जो इमला है वो एक एक लफ्ज कई कई तरह से लिखा जा रहा है, और जो तलफ़ुज़ है उर्दू का वो एक एक लफ्ज के तीन तीन चार चार तलफ़ुज़ हो रहे हैं। तो ये बिगाड़ था उर्दू में। तो 1944 में इस्लाह रस्मुल खत कमेटी ने, नागपुर में ही वो कॉन्फ्रेंस हुई, और उस कॉन्फ्रेंस में ये तय किया गया कि फला लफ्ज का ये इमला होगा, अच्छा ऐसा लिखा जाएगा, और फला लफ्ज का ये तलफ़ुज़ होगा। और ठीक है इस दावे और उस इस्लाह को मानते हुए मैंने अपनी ये जो ये लुगत लिखा है इसमें निखार में, और जी निखार में जो तलफ़ुज़ की जो बात की है उसके बेस पर मैंने की है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा मैंने 7 दिन पहले एक वीडियो जारी किया था, उसमें मैंने दिया था कि उर्दू के 7 अल्फाज के गलत तलफ़ुज़ हो रहे हैं, उर्दू वाले भी गलत तलफ़ुज़ कर रहे हैं। जी उसमें एक जी लफ्ज मैंने लाया है बहस में, वो है मोहब्बत। मोहब्बत जो है ये अरबी से आया हमारे यहाँ, और यहाँ पर आते आते उसको बिगाड़ में वो मोहब्बत हो गया, मोहब्बत और हो फिर गया। अब मोहब्बत हो गया। समझ रही ना बात? जी जी तीन बिल्कुल। तलफ़ुज़ हो रहे, एक हो रहा मोहब्बत, एक हो रहा मोहब्बत, एक हो रहा मोहब्बत। तो मोहब्बत तो एकदम गलत है, वो तो हिंदी वालों ने उसको बिगाड़ दिया फिल्मों में और इसमें मोहब्बत। लेकिन सही तलफ़ुज़ जो है वो मोहब्बत है, क्योंकि अरबी में भी जबर से आया है मोहब्बत। अच्छा, राज इलाहाबादी साहब तक, ओ सॉरी, हजरत जिगर मुरादाबादी साहब तक जी मोहब्बत बोला गया। उसकी उनकी आप वीडियो सुने, वो मोहब्बत पढ़ते हैं। और मैं और मेरे जितने शागिर्द हैं अब वो सब मोहब्बत लिख रहे हैं। अच्छा। हिंदी में भी लिखते हैं तो माँ खाली, हाँ हम्म। आता बाब आता, ऐसा वाह मोहब्बत। भाई। और उर्दू में तो खैर कैसे आप लिख दे तो उसमें तलफ़ुज़ छुपा होता है। मोहब्बत लिख दिया आपने, अब आप उसको मुहब्बत बोलते हैं, उसको मोहब्बत बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं आप। लेकिन असली उर्दू में खेल किसी जो है, का सवाल ही नहीं है। हाँ, असल खेल जो है वो तलफ़ुज़ का है। तो वो निखार उस पर बेस्ड है, तलफ़ुज़। बहरहाल अज़हर साहब, लोग ये कहते हैं, जो आमतौर पर लोगों की राय है अवाम में, कि शायरी वही कर सकता है जो किसी दर्द गम से गुजरा हो। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ज़िंदगी तो बहुत खुशहाल रही, सरकारी नौकरी भी रही, उसके बाद कोई परेशानी का भी ज़रिया नहीं बने। आप इतनी बेहतरीन शायरी की तरफ कैसे आए? अच्छा सवाल, सवाल तो अच्छा है, सवाल अच्छा है। जी, शुक्रिया। शकील साहब का है ना कि मेरे हम नफस मेरे हम नवा, है ना? मैं वो सोच दे इश्क जहाँ वाला मुझे जिंदगी की दोबारा। तो खैर, मतलब ये जी, असल में क्या है कि जो देखिए, जो आपने जो बात उठाई है ना, जी। उसको थोड़ा समझिए, मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल समझाइए। मैंने अभी जो ये किताब लिखी है ना, इस्लाह गजल, जी। हाँ, इस्लाह गजल में एक जगह वो आया है, एक जगह उसमें एक 12 के पार्ट नंबर 12 या बाब 12 में मैंने ये लिखा है कि आला शायरी किसे कहते है ना। ठीक है। आला शायरी का मकसद, या आला शायरी ही नहीं, आला मजमून, आला अफसाने, या आला नावल किसे कहेंगे। उम्दा जो भी आपका भी कुछ हो। मैं वो भूल जाऊंगा, ये आपका ये मताला करता रहता हुए अच्छा, आपकी शुक्रिया। किताब, हाँ। बहुत और ये, शुक्रिया जी। हाँ, नस्र में मैं जब पढ़ता हूँ आपकी किताब है, बानो सरताज साहब की किताब है, वकील नजीब साहब के नावल हैं, तो ये बहुत सब शुक्रिया। करीबी लोग हैं। जी, हाँ, जी। तो मैं ये कह रहा था कि उसमें जो खास बात है राइटिंग की, राइटर्स के लिए, जी। वो ये है कि जब तक कोई वाक्य आपके जी, जी। दिल पे असर ना करे, जब तक आपके अशार में या आपके शेर में बलागत पैदा नहीं हो सकती, और वो दिल पे असर नहीं कर सकता। अब हादसा जो है या घटना जो है वो हुँ, कई हुँ। तरह की हो सकती है, रंजो गम की भी हो सकती है जो आपने बताई,
जी, और कोई बिल्कुल। बहुत खुशी की भी घटना हो सकती है। किसी से बेशक। मुलाकात हो गई, कोई महबूबा मिल गई, उसकी उसकी अदाओं का दिल पे असर हो गया, या उसकी खूबसूरती का दिल पे असर हो गया, या उसकी उसने कोई ऐसी बात कर दी जो दिल को चुभ गई, तो उसमें अशार होंगे। वो खूबसूरत अशार भी हो जाते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जी, ज़िंदगी रंजो-गम से भरी हो तभी आप अशार गाएँगे, है ना? तो जी, जी। जैसे जिगर मुरादाबादी साहब की ज़िंदगी थी, या शकील साहब की ज़िंदगी थी, या और जो यानी रूबानी जो शोरा-ए-किराम हुए हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जॉन एलिया की तरह ही हो उनकी ज़िंदगी। वो जी, कि बिल्कुल। शराब में डूबे हैं ये, है ना? ऐसा कुछ नहीं। सवाल ये है कि जिस वाक़ये का असर आपके दिल पे होगा, दिल पर उस होगा। वाक़ये को आप बाँधिए। चाहे वो आपकी नस्र हो, चाहे आपकी शायरी हो। तो खुशी का ये मरहला होना भी हो चाहिए। सकता है। हाँ। एक सवाल और मेरे ज़हन में आता है जैसे कि अ, आपने अपने नाम को ही अज़हर बख्श अज़हर लिखा। आपने हुँ। तखल्लुस कोई दूसरा इस्तेमाल क्यों नहीं किया? अरे वो मैं जब वहाँ जाता था जब सर्विस में था, जी। और बच्चों के कैंप होते थे, एनएसएस के। जी, जी। एनएसएस के स्टूडेंट्स के कैंप होते थे। नेशनल सर्विस स्कीम वालों की, जी। हाँ, तो वो मुझे बुलाते थे, सर हमारे यहाँ कैंप है, बच्चों को क्लास लेने आइए। तो मैं लीडरशिप पे क्लास लेने जाता था बच्चों की। तो एक बच्चे ने यही कहा कि सर ये आपका ये क्या नाम है? 2 बार अज़हर क्यों है? अज़हर बख्श अज़हर। अज़हर ऐसा तो क्यों है? तो मैंने कहा कि आपने वो बस में पढ़ा क्या? वो एक बस चलती थी उस वक़्त, उसपे लिखा था जी। जबलपुर मंडला जबलपुर। अच्छा। जबलपुर मंडला जबलपुर। तो बोले हाँ, लिखा तो है। तो जी। हमने कहा इसका मतलब ये कि जबलपुर से बस चलती है, मंडला आती है, और फिर जबलपुर वापस चली फिर जाती वाह! है। तो मैंने कहा मैं अज़हर से शुरू होता हूँ, बख्श पे जाता हूँ, फिर वापस अज़हर पे आ जाता हूँ। फिर वापस अज़हर पर इसलिए आ जाता हूँ। हाँ, हाँ। तो ऐसे लिख अब मैंने कहा यार क्या फालतू में तखल्लुस रखना, दीवाना, पागल और खपती और फलां तो हाँ, है मुँह ना, से तमाम तरह ज़ख्मी, की। जी, जी। है ना, घायल। तो जब अपन है ही नहीं। अच्छा एक बात और है, जैसे आपने एक तखल्लुस रख लिया, मानिए कि घायल रख लिया, तो जी। आपकी शायरी ही पूरी घायल होना चाहिए। पूरी घायल फिर होनी आप चाहिए। उस तखल्लुस में बन जाएँगे। लेकिन अज़हर बोलने से ऐसी कोई बंदिश नहीं आती आप। भाई ये वजह। आपके साथ बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर साहब। अच्छा लेकिन मैं शुक्रिया भाई, आपसे शुक्रिया। ये भी जानना चाहूँगी कि आपके जो दीगर दोस्त होंगे, तो आप उनको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं या वो कभी आपको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं? हाँ, वो तो अभी देखिए, अभी आज की जो हमारी उम्र है, जिस एज में आज हम, वो ऐसी है कि दोस्त जितने भी हैं वो है नहीं हमारे यहाँ पे करीब। लेकिन जिस ज़माने में हमारी सरगर्मियाँ होती थी, जी, जी। तो हम लोगों ने बहुत एक-दूसरे को सुधारा। जैसे अच्छा। नईम कौसर है, या समी एजाज हैं, या खलील बुरहान, हम लोगों का ये मामूल था कि जी। हम लोग जब कोई कलाम लिखते थे, तो पहले दोस्त लोग बैठ जाते थे, और अच्छा। पहले हम दोस्तों को सुनाते थे कलाम, वो हमें सुनाते थे, हम उनको, और उस वक़्त कुछ लगता था, तो हम उनको उसमें कर देते थे इस्लाह। दूसरी बात ये कि बैतूल के जो दोस्त हैं मेरे, वो आज भी मेरा अदब करते हैं, क्योंकि बैतूल में मैंने बड़ी तहरीक चलाई, मशायरे करवाए, और लोग मेरे पीछे चलते थे, ड्रामास कराए, वो मेरे पीछे लोग बहुत चलते थे। उसमें सभी लोग थे, यानी हिंदू, मुसलमान की कोई ऐसी बात नहीं है, जी, सभी ऐसा तरह कोई के ख़्याल दोस्त थे। नहीं है, बेशक। हाँ, ऐसा, और बहुत लोगों ने मुझसे सीखा। आज भी कई लोग मुझे मिलते हैं, तो कहते हैं आपने हमें बहुत सिखाया, ये किया, वो किया। मतलब ये कि मैंने बहुत कुछ दिया लोगों को, अल्लाह के अल्हम्दुलिल्लाह, फज़्ल-ओ करम से, और बेशक। रहनुमाई की आज भी कर रहा हूँ, ग़ज़लों को लेकर रहनुमाई कर रहा हूँ, तलफ़्फ़ुज़ को लेकर कर रहा हूँ। जो मेरे से बन रहा है, वो मैं कर रहा हूँ। लेकिन वो जो एक जो ज़ाती यानी आमने-सामने की दोस्ती होती थी, वो आज नहीं है। उसकी कमी बड़ी महसूस होती। क्योंकि मैं अच्छा। नागपुर में हूँ, ये नागपुर ऐसा शहर है कि बड़े दूर-दूर लोग रहते हैं, और यहाँ से मैं जो रहता हूँ जिस इलाके में, वहाँ से मोमिनपुरा का इलाका है, करीब 15 किलोमीटर है। कोई जाना-आना होता नहीं है। वहाँ शोरा-ए-किराम हैं, तो उनके साथ बैठक-वैठक हो सकती है मुनासिब। लेकिन वहाँ तो एक तो दूरी, दूसरी बात मेरे को
इतना वक्त नहीं मिल पाता कि मैं उनके पास जाऊं, क्योंकि मेरा, आपने देखा होगा कि वीडियो वर्क भी चलता रहता है, जी, यूट्यूब जी। यूट्यूब चैनल पे भी काम चलता रहता है, फेसबुक पे भी काम चलता रहता है, तो ये सब मैं करता रहता हूँ, तो इतना वक्त मिल नहीं पाता। हाँ, कई लोग आ जाते हैं कभी कभी, यहाँ पे जी, एक दो जी। हमारे दोस्त हैं, गुलाम रसूल साहब हैं, कभी मुलाकात को आ जाते हैं, कोई कोई को कोई बात करनी हो तो आ जाते हैं, ऐसा चलता है। बहरहाल बाकी ये है आपकी कि ज़ाती फिर से आपकी वो ज़ाती मजे, ज़िंदगी की तरफ मैं लौटूँगी भाई। ये बताइए कि आपकी फैमिली और आपके ख़ानदान का आपके साथ कितना ताउन रहा और कैसे रहा? खानदान का ताल्लुक कैसे, अदब से है? जी। अदब से तो हमारे खानदान का ताल्लुक ऐसा था कि हमारे यहाँ वैसे कोई खास ऐसा कोई शायर अदीब उदबा तो नहीं हुआ, जी। लेकिन ये था कि हमारे जो दादा थे, मरहूम अतहर बख्श साहब, जी। बैतूल, वो बॉम्बे में उनकी पोस्टिंग थी, थे सेंट्रल। और यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं बता देता हूँ, जो मैंने किसी इंटरव्यू में नहीं बताई, मैं सोचा जी। था कि आपके इंटरव्यू में वो बात बताऊंगा। शुक्रिया, वो बहुत बात ये शुक्रिया। थी कि जब मैं 6 महीने का था, जी। तब मेरी वालदा का इंतकाल हो ओह! गया, अल्लाह और रहम करे। वालिद साहब सर्विस में अहमदाबाद चले गए, जी। और मैं अकेला। तो 6 महीने का, तो मैं, मेरे जो दादा थे, यानी मेरे वालिद साहब के चचा जी। अतहर साहब, और उनकी बेगम शकूरन बेगम, वो लाऔलाद थे, उनकी औलाद नहीं। तो उन्होंने मेरी परवरिश की, उन्होंने कहा ये बच्चे को हम नहीं देंगे तुमको, उसकी माँ भी मर गई है और तुम सर्विस में जा रहे हो, जाओ, ये अजहर को हम पालेंगे। तो मेरी परवरिश जो हुई वो उन्होंने की, दादा। उन तो लोगों मैं ने। उन्हीं, हाँ, तो वही मेरे वालिद, और जो दादी थी मेरी वो वालदा। तो वो जो थे एक बहुत हाई प्रोफाइल के, यानी बहुत बहुत बिग बिग किस्म की पर्सनालिटी थी वो। और उनका जो उठना बैठना था वो फिल्मी जी। दुनिया में था। जो उस वक्त फिल्मी दुनिया के जो शायर थे, मरहूम शकील बदायूनी साहब, उनसे उनकी बड़ी दोस्ती थी। तो वो हमारे बैतूल आते थे, उनको टीबी का मरज था, तो टीबी के मरज में डॉक्टर ने कहा था कि आप हिल स्टेशन पे रहा करो। तो वो 65 से 70 तक वो हमारे बैतूल में आते थे, मरहूम शकील बदायूनी साहब, मुगल आजम वगैरह के गीतकार। जी। तो मैं घर में अकेला लड़का था, तो मैं उनकी खिदमत करता था, और बड़े बड़े शोरा इकराम हमारे घर में गरीब खाने पे तशरीफ लाते थे। तो उनके माशा साथ बहुत सा मिजाज शायरी का मुझ में आया। कमर भसावली हैं, सबा हुकानी हैं, राज इलाहाबादी साहब हैं, यानी ऐसे बड़े, नौशाद साहब भी आते थे, अच्छा। मूसीकार, संगीतकार नौशाद जी, साहब। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत हाँ, खूब। तो ये सब लोग आते थे, चानी वाकर, वो शिकार खेलने आ जाते थे बैतूल, है ना। ये एक पूरा ऐसा माहौल मुझे मिला कि जिससे मेरा एकदम जहन और मिजाज अदबी हो जी। गया। हालांकि मैंने कभी ऐसा कोई उनको अपना कलाम नहीं दिखाया, ना जी, कोई जी। ऐसी कोई मशवरा, ना इस्लाह की करवाई, लेकिन कुदरतन अल्लाह के तौफील से उनके साथ उठना बैठना, उनकी तहजीब, उनका अदब, उनके बात करने का अंदाज, ये सब पूरे मैंने सीखता गया धीरे 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 करके। तो उससे बड़ा मुझे फैज़ मिला, बड़ा फैज़ हासिल हुआ। तो मैं अपने दादा का यही बड़ा एहसान मानता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी-बड़ी हस्तियों को हमारे गरीब बेशक। खाने पर वो लाते थे, और उस तौफील से मुझे भी अदबी एक माहौल मिल गया। और बाकी तो मैंने बता ही दिया कि हम शहर में हमारे उस्ताद वगैरह थे, हिंदी के कवि थे, उर्दू के कवि थे, वो उनके साथ हम लोगों को उठना बहरहाल बैठना। उर्दू अदब की बात चल रही है, तो मैं चाहूँगी कि आप अपना कोई कलाम हमारे नाज़रीन की समातों की नज़र करिए। जी, जी। बिल्कुल, इंशाअल्लाह। ये एक गज़ल के चंद अशआर देखें। जी। अर्ज़ किया है कि इरशाद मेरे फरमाइए। हाथों का तराशा बुत बड़ा बनने लगा। मेरे हाथों मेरे का हाथों का तराशा बुत तराशा बुत। बुत बुत बड़ा बनने लगा, कर दिया बिस्मार मैंने जब खुदा बनने लगा। क्या बात है! मेरे हाथों का तराशा बुत बड़ा बनने बड़ा लगा, बनने लगा, कर दिया मिस्मार मैंने जब जब खुदा वो खुद जब बनने खुदा लगा। बनने लगा। और यूं भी बहुत पी खूब। जाती मुझे दरिया की तुगयानी मगर, यूं भी पी जाती मुझे दरिया की तुगयानी गरीब तुगयानी मगर। मगर, जब कदम मैंने बढ़ाए रास्ता बनने लगा। बहुत जब अच्छा, कदम बहुत मैंने अच्छा। बढ़ाए
रास्ता बनने रास्ता लगा बनने और लगा। हुस्न का जादू चलाकर ले गया दिल की डगर। अब देखिए ये शेर हो गया, ये दिल पे असर हुआ। ये कहाँ से शेर उठा कि मेरे हाथों का तराशा बुत। फिर उसके बाद ख्याल आ गया दरिया की तोगयानी वाली बात आ गई। अब जी, हुस्न का जादू चला, ये बिल्कुल सच्चा शेर है। ये हादसा मेरे दिल पे गुजरा क्या और बात इसी है! पे ये शेर है। फिर मैं कभी इसकी तफसील भी बताऊंगा बगैर नाम ज़रूर, लिए। हाँ, ठीक है। तो ये कि हुस्न का जादू चलाकर ले गया दिल की डगर। हुस्न का जादू चलाकर ले गया दिल की डगर। फिर खता मेरी बताकर पारसा बनने लगा। क्या बात है! खता फिर मेरी खता बताकर मेरी पारसा बनने बताकर लगा, पारसा पारसा बनने बनने लगा। लगा और मेरे हाथों का तराशा खुद बड़ा बनने लगा। मिस्मार कर और दिया है। एक ये इसमें एक शेर और सुनाता हूँ। तो बहुत बड़ी गजल। एक शेर देखें, ये हालात हाजरा पे शेर है कि अता अता करें। हाँ, कहा है कि मेरे हाथों का तो मेरे हाथों का तराशा खुद बड़ा बनने लगा, कर दिया मिस्मार मैंने जब खुदा बनने लगा। और उसके कि है अमीर शहर के सर इतने लोगों का लहू। है अमीर शहर के सर इतने इतने लोगों का इतने लोगों का लहू, इतने लोगों का लहू। जब गजल उस पर कही तो मरसिया बने। क्या बात है! बहुत खूब, बहुत है खूब। अमीर शहर के सर इतने लोगों का लहू, जब गजल उस पर कही तो मरसिया मरसिया बने। बनने लगा। बहुत मेरे अच्छा। हाथों का तराशा। ये एक तरह की गजल है। वो असल में क्या था कि अ, आज मैंने ये तय किया था जी, कि आज आज मैं हमारी हमारी यानी बहुत करीबी, जो हमको भाई भी बोलती हैं, हमारी बहन भी हैं, चश्मा फारूकी, यानी शुक्रिया, घर जैसा शुक्रिया। प्रोग्राम है। तो मैं कोई तैयारी करके नहीं, तो मैंने ऐसा पढ़ी हुई थी गजलें, वो सब उठा जी, के जी। यहाँ रख दिया। और मैं बहुत अच्छा कहा किया। चश्मा जब बोलेंगी तो जो गजल हाथ में आएगी वो पढ़ दूंगा। बहुत तो अच्छा। ये आ गई हाथ में। तो बहुत अच्छी गज़ल हाथ में आई है वैसे आपके। बहुत शुक्र। एक गजल और सुनाऊं जी, कि बिल्कुल। वक्त कम है? नहीं, आप सुना दीजिए, अभी है मेरे पास वक़्त। नहीं, आप बोलिए तो फिर जैसे। इरशाद फरमाइए, हम्म। चंद अशआर सुना एक दीजिए। शेर, ये एक जगह एक शेर मैंने कहा कि क्या है वो शेर, ये हालात हाजिर में बड़ा अच्छा शेर कि हूँ बहा देते हैं जालिम। ये शेर पैगाम है आपकी चैनल के माध्यम से लोगों के लिए, बहुत सियासी शुक्रिया। लोगों के लिए, कि खूब बहा देते हैं जालिम तख्त पाने के लिए। खूब खूब बहा बहा देते देते हैं हैं ज़ालिम जालिम, आज का देखिए क्या तख्त माहौल। पाने के लिए। बेशक सही खूब कह बहा, रहे हैं। एक ये राइटर का दर्द, हर राइटर का दर्द ये है आज, और होना चाहिए कि हम हालात हाजरा पर भी तो कुछ कहें, कुछ हमारे फराइज। खैर वो शेर सुने कि खूब बहा देते हैं जालिम जालिम तख्त पाने के लिए, पाने के लिए। और लोग कितना गिर गए खुद को उठाने के लिए। क्या बात है! क्या बात है! लोग लोग कितना कितना गिर गिर गए, गए खुद को उठाने के लिए। खुद को उठाने के लिए। और चलिए इतना ही अभी, ठीक है, फिर और सुनाऊंगा। आप ठीक कुछ है। बात कर लेते हैं, बहुत शुक्रिया है ना। भाई, ये हमारे अच्छा, लिए दो ये वाक़या दो दो तीन जी, शेर सुन ले बस, फिर नहीं जी, सुनाऊंगा। अता ये दिख कीजिए। गई अच्छी वो, ये था कि आपके प्रोग्राम में जो गजल हाथ आएगी वो पढ़ दूंगा। वो पढ़ ये देंगे, गजल बिल्कुल। और हाथ आ गई, और वो चचा गालिब की जमीन, वो गालिब साहब ने हाथ हिलाए, अरे अजहर इसको पढ़ो। तो मैं कहा अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, जो जो आप कहे। बहुत तो खूब। हाँ, तो उसके दो तीन तीन शेर सुनाता हूँ, तीन चार चचा फिरोज़ा गालिब मरहूम। तो उनकी जमीन पर है ये शेर। वो जो है ना उनका कि लहू क्या है और अंदाज गुफ्तगू क्या है ना। रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं खाए, जो आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या लहू क्या है? जी, जी। है ना। बड़ी मकबूल गजल है। अब बेशक। गालिब की गजल पे, गालिब की जमीन में शेर कहना बड़ा, बहुत बड़ा चैलेंज है। खैर के मैंने कहा लोगों ने बहुत पसंद किया, तो दो तीन शेर आपको सुना रहा हूँ उसमें। मैंने कहा कि गुरूर करने की तुझमें बुरी ये खूब क्या है। गुरूर गुरूर करने की करने तुझमें बुरी 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 ये खूब खूब क्या क्या है? है। करम है तुझ पे खुदा का,
वगरना तू क्या है। तू क्या है, वाह वाह वाह। गुरूर करने की तुझमें, ये भी हालात है, हाजरा पर शेर है। आसरा पर बेशक। हाँ, ये गुरूर करने की तुझमें बुरी है। तू क्या और है। गालिब ने भी ये जो गजल कही थी, ये बादशाह वक्त के दरबार में बैठ के कही थी कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं खाई। वो मिजाज मैंने लाने की कोशिश की कि गुरूर करने की तुझमें बुरी ये खूब क्या है, क्या है, करम है तुझ पे खुदा का, वगरना तू क्या है। तू क्या है, वाह वाह। हाँ, तू क्या है। और ये शेर देखे, जो तख्त ताश पे लाशों पे चल के आया है, जो तख्त शाही पे लाशों पे, चल के आया है। जो तख्ते जो तख्त शाही पे लाशों पे शो चल पे के चल आया के आया। है, नजर में उसके तो कालीन है, लहू क्या है। लहू क्या है, वाह वाह वाह। नजर में उसके तो कालीन है, लहू क्या है, गरूर करने की तुझमें बुरी है खूब क्या है। ये चचा गालिब को मैंने खराज अकीदत पेश कर दिया इस तरह। बहुत जी शुक्रिया। फरमाए। अब आप उर्दू टॉक के नाजरीन के लिए कोई अहम पैगाम देना चाहें तो हुक्म बताइए। भाई देखो, हमारा तो सबसे बड़ा पैगाम ये है जी कि क्योंकि हम इससे दो चार होते हैं, हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कि ये एतराज करते हैं, अगर मैंने कोई गजल हिंदी रस्मुल खत या देवनागरी रस्मुल खत में लिखी, तो वो उसके पीछे मकसद ये होता है कि हिंदी जानने वाले पढ़ लें देव। हालांकि मैं उसकी उर्दू स्क्रिप्ट भी लिखता हूँ, दोनों लिखता हूँ, आप मेरे और हमारे कुछ दोस्त इतने ज्यादा कट्टरपंथी हैं कि वो कहते हैं कि आप देवनागरी में ना लिखा करें, अच्छा। उससे उर्दू रस्मुल खत की का मतलब चलन नहीं बनता। मैंने कहा गलत। देखिए, हिंदी वालों के आप किसी भी सम्मेलन में जाएं, आज हिंदी के लिए राष्ट्रभाषा बनाने के लिए, राजभाषा ही है वो, हालांकि राजभाषा नहीं बनी, जी लेकिन उसके लिए जो सेमिनार्स होते हैं, मैं तो इसमें था सर्विस में, तो मेरे को हर साल सेमिनार अटेंड करने पड़ते थे, ये कि गवर्नमेंट सर्वेंट, हमको राजभाषा का प्रोग्राम भी करना पड़ता था। तो जी मैं जितने भी बड़े बड़े हिंदी के राइटर्स को सुना, ये सेमिनार्स में गया, वो ये कहते थे कि अगर हिंदी को मकबूल करना है तो हिंदी को उदार बनाइए, उसमें उर्दू के शब्द भी आने दीजिए, अंग्रेजी की जी भी जी। आने दीजिए, और हर भाषा को गले लगाइए। क्या और बात है। यही बात मैं उर्दू के लोगों से कहता हूं कि परहेज ना करें, अगर उर्दू का फरोग सच में चाहते हैं आप, तो जी आप इतना ज्यादा कट्टरपंथी ना बने। उर्दू को अगर हिंदी वाले पढ़ रहे हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है, हिंदी वाले उसको बेशक। अपना रहे हैं। तो अगर आपको कई बार ऐसा लगता है कि कोई कलाम आपका, वो कहते हैं बेचारे कि सर इसको हिंदी में लिख दे तो हम पढ़ लें, तो लिख दिया करें, क्या बुराई। भाई फरोख तो उर्दू का ही हो रहा है ना, कि नहीं बेशक। हो रहा है। फरोख तो उर्दू का हो रहा है ना। तो ये कट्टरपंथीता छोड़े और हिंदी उर्दू के झगड़ों से निकल जाएं, और अपने कलाम में, अपने कलाम को सब में बांटें। एक बात यहाँ पे मेरे जहन में ये आई, आप ये बताइए कि कलाम पाक, अल्लाह की जो किताब है, वो अरबी में है ना, बेशक। लेकिन उसका तर्जुमा कितनी जबान में हुआ। बहुत सारी जबानों में हो चुका है, इंग्लिश में, हर हिंदी जुबान में में। हुआ। हर दुनिया जुबान की कोई तकरीबन। जबान नहीं है जिसमें ऐसी जिसमें कलाम ना पाक को पेश ना किया गया हो, चाहे मराठी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, तकरीबन इटालियन जबानों में हो, हो चुका है। कोई जबान हो। तो पैगाम में तो फर्क नहीं पड़ा ना, नहीं। पैगाम तो सही वही है ना, फरमाया। जो बिल्कुल अल्लाह का सही है फरमाया आपने। वही है। तो उर्दू का जो पैगाम रहेगा वो वही रहेगा, चाहे आपको कैसा भी लिख के पेश कर, किसी भी रस्म खत में पेश कर दे। ये मेरा ये है, बस एक है कि ये फर्क हटा दे। अगर वो लोग हमें गले लगा रहे हैं, तो हम भी उनको गले लगाए और बेशक। अपना काम करते रहे। ये बात एक और मैं आपको यानी हौसले की बात कहना चाहता हूँ जी कि उर्दू मरेगी नहीं, उर्दू के लिए आप बेफिक्र हैं। मैं मानता हूं कि हिंदी को संरक्षण प्राप्त है आज सरकार का, और वो सरकारी मजबूरी है, वो सरकारी प्रोग्राम के तहत वो करते हैं, कोई उनका शौक नहीं है कि वो भाषा को बढ़ा रहे हैं, सरकारी प्रोग्राम है वो करते हैं, है ना। तो जी जी। उर्दू की यह खूबी है कि मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ पे मेरे यहाँ काम वाली आती,
जी। यहाँ पे मैं जहाँ रहता हूँ, यहाँ पे 8 हिंदू फैमिली रहती हैं और सब औरतें जब बैठ के बात करती हैं तो उसमें जो अल्फाज आते हैं वो उर्दू के होते हैं। उर्दू के होते हैं, बेशक सही के फरमा रहे हैं आप। वो कहते हैं भाई देखो आपा ये आंटी कोई बोलता है आपा, कोई बोलती है आंटी। आंटी देखिए ये करना बहुत जरूरी है, ये कर लो तुम, ये काम कर लो, इसमें हमने देखा ये जरूरी है सबके लिए। वो ये जी, नहीं जी, कहते कि ये बहुत आवश्यक है। सही फरमा रहे हैं आप। आप कहीं भी जाओ, गांव गांव में चले जाओ, देहात में चले जाओ, वहां पर उर्दू के अल्फाज मिलेंगे। तो मायूस बेशक, होने की कोई जरूरत नहीं है ना। बस हमें अपना दिल बड़ा रखना है और सबको साथ में लेके चलना है। हमारी जुबान तो अल्लाह के फजलो करम से, असल में हमारी खूबी नहीं है, ये हमारी जबानी खूबी, उर्दू ज़बान की की खूबी है खूबी। कि वो इतनी मीठी है, इतनी अच्छी है और इतना उसमें अंदर यानी जज्बियत है कि वो अपने आप फैलेगी, उसको कोई मिटा नहीं सकता, है ना। चलिए वही है, बहुत शुक्रिया लेकिन बस आप। राइटर्स जो हैं वो दिल बड़ा जी, रखें और बेशक। अपना कलाम करें अपनी जगह पे करते रहें। और एक बात और चलिए। कहता जी, हूँ, ये इतना मुझे कहने लेने दें, क्योंकि यहाँ नहीं कहा मैंने तो फिर चूक जाऊंगा। मैं एक बात पा रहा हूँ कि उर्दू वालों की टांग खींचने की आदत इस वक्त बहुत यानी बहुत ज्यादा बुरी है। है और बहुत बुरी है और बहुत ज्यादा उसको कहते हैं हिंदी में चरम सीमा पे है। सही समझ कह रहे हैं? रहे हैं। तो ये इसको आदत को हटा दें। हिंदी वाले एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, वो उर्दू वालों को भी आप भी सपोर्ट कर सपोर्ट रहे हैं, करें। है ना। यहाँ पर जो हिंदी साहित्य समितियां हैं, विदर्भ हिंदी साहित्य समिति, वो हम लोगों को बुलाती है इज्जत से, एहतराम से, और वहां पे हम लोग जाते हैं। यहाँ पे उर्दू में 6 ग्रुप हैं, वो एक दूसरे को बुलाती नहीं, वो उर्दू वाला उसको नहीं बुलाता, वो उसको नहीं बुलाता, वो उसकी बुराई कर रहा है, वो उसकी जी, बुराई कर जी, रहा है, जी। वो उसकी टांग खींच रहा है। सही बात है, हमें ये अपने आप को बदलना होगा। बदलना होगा और इस पर जी, बिल्कुल। गौर करें। आप भी, आप बहुत बड़ी राइटर है माशाल्लाह, और शुक्रिया, आप भी अच्छा काम कर रही हैं। आपके चैनल से इस पैगाम को फैलाया करें कि आपस ज़रूर में झगड़े इंशाल्लाह। छोड़ो, तनकीदें और जी, ये नक्कादी ये सब फालतू बातें हैं। चलिए लोगों अज़हर को साहब, अप्रिशिएट करो, आपने हमारा उनको बिल्कुल उनको करेंगे हौसला इंशाअल्लाह अफजाई ताला। करो। जी, जी, आप हमारे स्टूडियो में, आप हमारे चैनल पर आए, तशरीफ़ लेकर आए, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और इंशाअल्लाह फिर कोई मौका होगा तो ज़रूर आपको ज़हमत दूँगी। तब तक के लिए मैं आपसे चल इजाज़त चाहूँगी। शुक्रिया भाई। हाँ, मैं अस्सलाम वालेकुम। आपका भी और आपकी चैनल का भी ममनून और मशकूर हूँ कि आपने वक्त दिया और कम वक्त में बहुत अच्छी बातें हुई। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा मैं लगा। जितने भी आपके साथ लोग जुड़े हैं उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, नवाज़ जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा जी।